हेलो एवरीवन। नाउ आज हम करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क हम निकाल चुके हैं पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन अगर हम अगेन इसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हम ये जानते हैं कि उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता है। यानी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को जैसे ही रखेंगे दो पोजीशन छोड़कर, एक तो उसके डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो उस केस में तो उसके ऊपर टॉर्क ज़ीरो होता है, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि टॉर्क लगता है अगर हम डाइपोल को प्रेस कर देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन दो जगह पर नहीं लगता, एक 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल है, मतलब उसका डाइपोल मोमेंट है, या डाइपोल मोमेंट उसके अपोजिट है ना, यानी एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दो केसेस को छोड़कर जैसे आप डाइपोल को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या होगा, रोटेट करेगा अपने आप ही और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तो ज़ीरो होता है आपका टर्निंग इफेक्ट, या ये कह लीजिए उसके ऊपर जो टॉर्क लगती है वो ज़ीरो होती है। ठीक, अब क्योंकि हम मान लीजिए हम किसी एंगल पर अगर इसको छोड़ते हैं, है ना, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बताया 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, है ना, कहीं भी आप छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे के पैरेलल आ जाएगा, नहीं अपने आप ही घूमेगा, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगी। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कुछ वर्क करते हैं तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट बॉडी एज एन एनर्जी, है ना, विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये हम 11th क्लास में भी जानते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने किया था। हम जब किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ काम करते हैं तो वही काम स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और फिर बॉडी अपने आप उस काम को करती है उस एनर्जी से, है ना, छोड़ देंगे आप बॉडी वापस आ जाएगी, तो वो अपनी एनर्जी से उस काम को करती है। इसी तरीके से अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, है ना, अब ये जो टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ये टॉर्क किस तरह से लग रहा है थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ दोबारा से, इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा। हमने जानते हैं कि इधर एक फोर्स लगेगा विच इज़ -QE, तो एक इधर की तरफ फोर्स हो गया, और प्लस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, विच इज़ +QE। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, कपल, और कपल की वजह से इसके ऊपर एक लगता है टॉर्क जिसकी डायरेक्शन ये होती है क्लॉकवाइज, ऐसा होता है। तो ये इसके ऊपर अपने आप ही एक टॉर्क लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, इसके ऊपर एक इधर इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट दैट टॉर्क, एक्सटर्नल वर्क। तो ये वर्क अगर मैं निकाल लूँगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क यहाँ पर लग रहा है ना, ये जो टॉर्क लगता है डाइपोल के ऊपर जो हमने पिछली क्लास में किया था, उसकी वैल्यू क्या थी, दैट टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। P इज़ द डाइपोल मोमेंट, E इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यार आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका P है डाइपोल मोमेंट, मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरह शो कर दिया, और इन दोनों क्वांटिटी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये हमारा होता है PE sin थीटा, ये टॉर्क लगता है। अब इसी टॉर्क के अगेंस्ट मैं इसको घुमाता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ और थोड़ा सा यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दिस टाइम इट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर घूम रहा है यहाँ पर, और एंगुलर फोर्स होती है टॉर्क। तो हम जानते हैं अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला तो बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये रोटेशनल मोशन है तो फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हो जाएगा थीटा, है ना। तो इस तरह से निकालेंगे हम। तो टॉर्क तो हमें मालूम है, अब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी थोड़ा सा इसको हल्का सा रोटेट करते हैं, और कितना हल्का सा रोटेट करके कैसे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है इस तरह से, इस तरह, यानी ये स्मॉल अमाउंट हो जाएगा d थीटा। तो थोड़ा सा हम छोटा सा वर्क निकाल सकते हैं, यानी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्क जितना लग रहा है उस पर, और कितना डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए। अब मैं किसी पर्टिकुलर एंगल से किसी दूसरे पर्टिकुलर एंगल पर जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए टोटल वर्क डन क्या होगा, यानी मैं इसको पर्टिकुलर मान लेते हैं, पहला मेरा एंगल θ1 है और मैंने उस पर फोर्स लगाई अगेंस्ट दैट टॉर्क और उसको θ2 तक लेकर आ गया, तब मुझे टोटल फोर्स क्या होगी। तो हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन का यूज़ करके। तो टोटल वर्क, नॉट फोर्स, टोटल वर्क डन टू रोटेट, इसको रोटेट करने के लिए, टू रोटेट विच डाइपोल फ्रॉम एंगल, है ना, पहला हमारा हो जाएगा फ्रॉम θ1
टू थीटा टू। अब ये थीटा वन थीटा टू कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू तक, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये थीटा वन टू थीटा टू टॉर्क डी थीटा। अब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है जो इसके ऊपर लग रहा है ना, तो उसको हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पी ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इस केस में, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा वन थीटा टू और कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ लेंगे ना, ये आपका साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपकी लग गई थीटा वन तो थीटा टू, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है एक्चुअली जो हमने इसके ऊपर किया, यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड दैट इज इक्वल टू पी ई, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस, आप लगाओगे माइनस कॉस थीटा टू और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपका। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, है ना, ये आपकी है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन हम एक पर्टिकुलर यहाँ केस बनाते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो थीटा वन है, हमने जो स्टार्ट किया वो 90 डिग्री से स्टार्ट किया, ठीक है, और थीटा टू फिर क्या हो गया, थीटा वन थीटा टू की कोई वजह नहीं लेने की, फिर हम सिंपली थीटा टू को थीटा ले सकते हैं। तो फॉर दैट केस, है ना, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी पी ई, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा वन 90 डिग्री, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये कॉस थीटा टू, इसको सिंपली थीटा लेंगे, तो ये जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर, तो ये जो आपकी वैल्यू होती है स्केलर होती है, ठीक है। पहले हमने जो टॉर्क निकाला था वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो होती है स्केलर होती है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया, यानी u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम दो केस समझ सकते हैं। अभी मैंने बात की थी कि अगर टॉर्क ही नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट हम फिर क्या फोर्स लगाएंगे, है ना। यानी दो केसेस हैं, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा या थीटा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक। अब अगर हमारा थीटा, यानी हम ये कहें कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं केस 1 की बात करता हूँ, और हमारा डाइपोल मोमेंट p, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है। जब थीटा आपका 0 डिग्री है ना, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं फॉर दैट केस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज 0 डिग्री इज़ 1, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी फॉर दैट केस इज़ माइनस पी ई होगी, ठीक है। और इससे कोई कम एनर्जी हो नहीं सकती इसकी, क्योंकि ये आपकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम है, नेगेटिव साइन लगा तो ये आपकी जो वैल्यू हो गई ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोजीशन में डाइपोल रहना चाहता है, अगर आप इसके पैरेलल छोड़ दोगे तो यहीं पर रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली इक्विलिब्रियम, और ये होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। दूसरा केस ये होता है सेकंड केस, यानी अगर हम एंटी पैरेलल लें, यानी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है यहाँ पर इसी डायरेक्शन में लिया, और हम डाइपोल को इस डायरेक्शन में रख दें, है ना, अपोजिट, यानी इसके एंगल, इसके बीच में जो एंगल है दिस टाइम इज़ 180 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट केस क्या होगी, माइनस पी ई, और कॉस थीटा हमारा 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा सिंपली पी ई। ये जो मैक्सिमम, ये जो वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी जो ये एक्सपीरियंस करता है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम इतनी हो सकती है और मिनिमम इतनी हो सकती है। अब यहाँ पर इस पोजीशन पे, है ना, अगर डाइपोल को हम छोड़ते हैं तो इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस आ जाएगा अपनी ई के पैरेलल टू द ई, है ना, यानी वो उस अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये वहाँ पर वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और इन दोनों का यूज़ किया जाता है, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट मैंने समझा दिए। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट को, यानी डाइपोल
के ऊपर जो टॉर्क लग रही है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके ऊपर जो बोर्ड में CBSE में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम उनको इसके बाद करेंगे। तो तब तक आप ये वाला जो कंसेप्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और इस तरह की और वीडियो कंटिन्यूसली मैं बना ही रहा हूँ। तो सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।